जैसे भूख लगी है तो बताते हैं कि भैया भूख लगी है, तो इशारे से वो समझता है अच्छा भूख लगी है, वो अपनी भाषा में बोलेगा, लेकिन कॉमन एक जगह मिल जाएगा कि भाई इसको कोई भूख लगी है। या हाथ धोना है तो ऐसे इशारा करते हैं तो समझ जाता है कि पानी चाहिए, हाथ धोना है इसको। तो आप कैसे उस यात्रा में चुनौतियों कैसे सामना करते हैं? ठीक है? तो इसका आप क्या करते हैं? अपना अनुभव प्रस्तुत करते हैं। इसमें अब अनुभव क्या प्राप्त हुआ? सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जुड़ाव। अब जैसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में खाना खाने बैठते हैं, तो आप सामान्यतः गौर करेंगे कि दाहिने हाथ से लोग भोजन करते हैं और पानी का ग्लास बाएं हाथ से उठा करके पीते हैं, क्योंकि दाहिना हाथ जूठा होता है। ठीक है? इस्लाम में देखेंगे कि जो लोग दस्तरखान पर बैठते हैं, दस्तरखान जो वो लोग जो बैठते हैं खाना खाने के लिए सब लोग जब एक साथ, उसको कहा जाता है दस्तरखान। अब वहाँ जब बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो वो लोग ग्लास जो है वो दाहिने हाथ से ही केवल दाहिने हाथ का ही उपयोग खाते समय करते हैं, या फिर बाएँ हाथ का, दोनों हाथ से खाते हैं वो, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि ये उनका तरीका है खाने का। फूड हैबिट्स अलग-अलग जगह पे, जैसे नॉर्थ में आप देखेंगे कि अनाज रोटी ज़्यादा खाई जाती है, साउथ में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे मछली खाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो ये उनका अपना तरीका है। अब हम कहें कि नहीं आप जो है सो मछली खा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो किसी के बात को गलत सीधा नहीं कहा जा सकता। तो आपको नए सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पता चला, आप उससे जुड़ने लगते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें तो कॉमन होगी, ठीक है? तो अलग-अलग नए चीज़ों का आपको क्या होता है? आकर्षण होता है, नई-नई चीज़ें जानने को मिलती है। आप जब कोई चीज़ नया देखते हैं तो वहाँ पे जो लोकल लोग मिलते हैं, स्थानीय लोग मिलते हैं, उनसे आप क्या करते हैं? उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर ट्रेडिशन की, हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ कहानी ज़रूर होती है। तो आपको वो कहानी जानने को मिलती है, फिर आपको अच्छा लगता है, ठीक है? नया जुड़ाव आपको महसूस होता है, ठीक है? सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ जुड़ने का, आप अमीर से भी मिल पाते हैं यात्रा में, गरीब से भी मिलते हैं, किसान से भी मिलते हैं, रोजगार वाले से भी, ऑफिस जाने वाले से भी मिला मुलाकात होती है। तो आपको अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मुलाकात होती है यात्रा में। और इस परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालें जिसने आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया। सहानुभूति, समझ को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ना, अर्थात खाने, पीने, पढ़ने, सोने, उठने, इसमें जो भी बाधाएँ आती हैं, उसके लिए आपने क्या किया? उन बाधाओं से कैसे निपटा? उसकी चर्चा आप करते हैं यहाँ पे। फिर क्या है? प्रकृति के चमत्कार और व्यक्तिगत विकास। कई बार आपको कुछ जैसे कहा जाता है कि कन्याकुमारी में लोग खास करके जाते हैं कन्याकुमारी, वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए या सूर्योदय देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जिस तरह से वहाँ पे हिंद महासागर के में सूर्यास्त होता है, तो वो काफ़ी अनोखा लगता है। आप लोग कई बार गिफ्ट में कई लोगों को देते हैं। तो गिफ्ट देते हैं तो आप सीनरी देते हैं। सीनरी में किसी जो नेचुरल जो प्लेस है, उसका पूरा जो है सो पिक्चर होता है। होता है कि नहीं होता है? उसको देख कर के कितना अच्छा लगता है कि एक ही जगह पे आपको नदी भी दिख रही है, पहाड़ भी दिख रहे हैं, मैदान भी दिख रहे हैं। पहाड़ 2 पहाड़ के बीच में जब सूर्य निकल रहा होता है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ठीक है?
क्लियर है? तो ये जो प्राकृतिक चमत्कार है, जो प्रकृति का अलौकिक दर्शन है, ये देखने को आपको मिलता है। कई बार लगता है कि ऐसा क्यों होता है? जैसे अमरनाथ में क्या होता है कि हर साल बर्फ से जो है सो शिवलिंग का निर्माण होता है। उसी स्थान पे क्यों हो जाता है? तो कुछ ना कुछ तो प्राकृतिक रहा होगा, ठीक है? तो इसकी आपको जानकारी मिलती है। तो जो नयापन है, जो अजूबा लगता है आपको कि भारत में आपको पहाड़ भी देखने को मिलता है, पठार भी देखने को मिलता है, मैदान भी देखने को मिलता है, रेगिस्तान भी देखने को मिलता है, ठीक है? द्वीप समूह भी देखने को मिलता है। तो ये सब एक साथ आपको मिलते हैं, तो ये प्राकृतिक अजूबा है कि अलग-अलग संरचनाओं का निर्माण अलग-अलग जगह पे और उसकी अपनी जो है सो एक आकर्षक क्षमता है। तो इस सब से आपका परिचय होता है, तो यात्रा में तो इनकी चर्चा करेंगे आप, ठीक है? यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों के माध्यम से अनुभव किए गए व्यक्तिगत विकास की अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने सिर्फ घटनाओं का ज़िक्र किया और अंत में क्या बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आप लोगों को पता है कि जब यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे और सब पास कर जाएँगे, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको भारत भ्रमण पे ले जाया जाता है। भारत भ्रमण एक वो तरीका है जिसके माध्यम से आप वास्तविक भारत से परिचित होते हैं। इसकी विविधता को जानने का प्रयास करते हैं, विविधता को समझने का मौका मिलता है। तो जब आप अलग-अलग चीज़ों को देखेंगे, अलग-अलग संदर्भ में देखेंगे, तो पहला, आपके व्यक्तित्व में सभी को स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है। भाई मुझे अगर मानिए कि मैं नॉनवेज खाने वाला हूँ, मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है, तो किसी को वेज अच्छा लगता होगा। तो मैं अपने साथ-साथ उसके भी तो इच्छा का सम्मान करूँगा। दूसरा, आप में ठहराव आएगा, सोचने के लिए आप में स्थिरता आएगी, ठीक है? कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्यों हो रहा है ऐसा? आप गंभीरता से किसी विषय पर चर्चा करने से पहले आप क्या करेंगे? धैर्य से सुनेंगे, ठीक है? जैसे भाषा पे बाधा को कैसे काबू किया? तो आपको देखा कि आपने कम्युनिकेशन के लिए इशारों का इस्तेमाल किया, तो आपकी इशारों से बात को समझाने की जो है ना कैपेसिटी में वृद्धि हुई। सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा था, तो आप अलग-अलग तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप में धैर्य की वृद्धि होती है। ठीक है? तो आपके अंदर भी तो धैर्य आया, एक ठहराव आया। आपने कुछ ऐसा देखा जिसको देख कर के आप सोचने पर विवश हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये अलौकिक क्यों है? ठीक है? तो ये सब किसका परिणाम है? यात्रा का, जिसने आपके व्यक्तिगत जीवन पे क्या किया? कुछ ना कुछ प्रभाव डाला। तो अब यहाँ पे व्यक्तिगत विकास, विविधता और यात्रा प्रशंसा, यात्रा इस सब के बारे में जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, आपके सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा, आपके धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा। जैसे विवाह की अपनी परंपरा है हर जगह। आप देखते हैं कि पूरे भारत में लगभग पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज है, जहां लड़का लड़की को ब्याह के अपने घर लाता है। ये देखा ना आपने? लेकिन जो गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स जो हैं, वहां पे मातृसत्तात्मक पद्धति चलती है। वहां पे लड़की लड़के को ब्याह के अपने घर लाती है। एक अंतर देखने को मिला। नॉर्थ इंडिया में शादी दूर-दूर होती है। सामान्यतः शादी अपने घर से दूर-दूर होती है, समान गोत्र में नहीं होती है। ये देखा जाता है कि दोनों परिवार के बीच 7 पुश्तों में
मतलब सामाजिक तौर पे 7 पीढ़ी में कोई संबंध न रहा हो जिस परिवार में शादी होनी है, और कानूनी तौर पे 5 और 3, पिता की तरफ से 5 और माता की तरफ से 3 पीढ़ी में कोई संबंध नहीं होना चाहिए उस परिवार में, तभी शादी हो सकती है। ये आप नॉर्थ में देखते हैं। साउथ का सिस्टम देखेंगे तो वहां पे पिट्री लीनेज देखा जाता है, अर्थात मेल मेंबर के लीनेज में बस नहीं आना चाहिए। तो मेल मेंबर के लीनेज में नहीं आने से क्या होता है कि वह बुआ के बेटे से शादी हो सकती है, मामा के बच्चे से शादी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पेट्रीलिनेज अलग हो गया, परिवार अलग हो गया। चाचा के बच्चे से नहीं हो सकती क्योंकि उनका पेट्रीलिनेज सेम होता है। ठीक है, तो ये परंपरा आपको एक डिफरेंस देखने को मिला। विवाह करने का तरीका बदल जाता है। जैसे सामान्यतः सप्तपदी है कि 7 फेरे होने के बाद ही शादी हो पाएगी। तेज प्रकाश जी, क्या एक यात्रा में मैं आंख बंद करके एक ही चीज देखूंगा क्या? यात्रा एक है, एक बार मैं घर से निकला और साउथ की तरफ चला गया पूरी यात्रा के लिए। तो यात्रा तो एक ही है ना मेरी, लेकिन ये तो है नहीं कि आंख बंद करके चलेंगे, वहां अगल बगल जो रास्ते में दिखेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हर समुदाय में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। कपड़े पहनने का तरीका आप देखेंगे कि हिमाचल और कश्मीर में अलग तरीके का कपड़ा है। यहां तक कि पगड़ी बांधने के तरीके में आपको अंतर दिख जाता है। राजस्थान में पगड़ी बांधने का तरीका अलग है, हरियाणा में पगड़ी बांधने का तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है दोनों में। ठीक है, तो ये सब जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, ये आपको बहुत बड़ा अनुभव देता है। ठीक है, तो आपको जो जो सामाजिक, आपके आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण कि आपको लगता है कि वहां की शासन व्यवस्था अच्छी है। जैसे यदि शासन की बात करते हैं तो एक गुजरात मॉडल चलता है, एक केरल मॉडल चलता है। ये दो मॉडल है ना हमारे सामने, जिसके माध्यम से हम प्रशासनिक तुलना करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग दृष्टिकोण को समझने और उसके प्रभाव को क्या करते हैं, आप लिखते हैं। और चूंकि इस यात्रा से आपको इतना ज्ञान मिला, तो अंत में निष्कर्ष क्या मिला कि इस ज्ञान ने मुझे और यात्राओं के लिए भी प्रेरित किया कि भाई एक बार में ऐसा हुआ तो फिर अलग दिशा में चलेंगे, वहां का एक्सप्लोर करेंगे। एक एक्साइटमेंट होता है ना और कुछ नया करने का, जब कुछ नया एक बार नया हो जाए तो सुना है ना आपने कि आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आपको कुछ नया मिलता है तो और एक्सप्लोर करने की इच्छा बढ़ती है, तो आप फिर और नया नया रास्ता ढूंढेंगे, नई नई यात्राएं करेंगे। ठीक है, इससे में भी जीएस की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। करने का मन है कीजिए, नहीं करने का मन है मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये निष्कर्ष आप एक छोटा सा लिख देंगे कि अज्ञात में यात्रा करने का यादगार यात्रा अनुभव एक परिवर्तनकारी यात्रा थी। परिवर्तनकारी, जिसने मुझे शुरुआत करने और अंत करने के बीच में व्यक्तित्व में परिवर्तित कर दिया। इसको मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप सभी व्यक्ति ने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, किसी से बात करते होंगे अपने आसपास, अपने दोस्त जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, और आज जब तैयारी के बीच में है, यदि आपने सीरियसली तैयारी की है, तो इसी यात्रा में आपने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पाया होगा। अब आप तथ्यों के हिसाब से बात करते होंगे अपने दोस्तों से, और जब तैयारी पूरी कर लेंगे तो आप वो व्यक्ति रह ही नहीं जाएंगे जो आप पहले थे।
क्यों? क्योंकि अब आप जब भी बात करेंगे तो तर्क और ज्ञान आधारित बात करेंगे। फालतू के बकवास में नहीं उलझेंगे। तो तो ये तैयारी भी तो एक प्रकार की यात्रा है। तो इसका अनुभव आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर बाद में आप जब आईएएस बन जाएँगे और 10-20 साल काम कर लेंगे, जब बोर होने लगेंगे, तो आपके मन में आएगा कि चलो एक किताब लिखते हैं। ठीक है? तो आप लिखेंगे कि मेरा जीवन और आईएएस बनने का मेरा सफर। तो लिखेंगे तो उसमें तो पूरी बात करेंगे ना। तो कथानक निबंध में आप क्या करते हैं? पूरी बात करते हैं, सारी कहानी की बात करते हैं। अब बताइए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो कोई भी टॉपिक जब आपको मिलेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि टॉपिक के बारे में सोचना है। क्योंकि जो आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, वही आपके निबंध की आधारशिला बनेगी, बुनियाद बनेगी और उसी के इर्द-गिर्द आप क्या करेंगे? लिखते चले जाएंगे, है कि नहीं? अब ये थोड़ा-सा डिटेल यहाँ पे आपको क्या है, उसी निबंध का, ठीक है? थोड़ा डिटेल में भी लिख करके दिया गया है। ये भी पूरा निबंध नहीं है, इसको आपको अपनी भाषा में क्या करना है? अपनी भाषा में सहेजना है, ठीक है? लिखना है। इसको पढ़िएगा। अपने बारे में भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, अभी जो हम लोग निबंध पढ़ रहे थे, पीछे आ जाते हैं। निबंध का टॉपिक क्या है? एक यादगार यात्रा अनुभव। किसकी यात्रा की हम बात कर रहे हैं? आपसे पूछा गया है कि एक यादगार यात्रा का अनुभव साझा कीजिए, तो हम किससे, आपसे किसके बारे में पूछेंगे? अपने बारे में? आपके बारे में पूछेंगे। तो आप अपनी यात्रा का ही जिक्र करेंगे ना, अपनी यात्रा की ही चर्चा करेंगे ना, ठीक है? तो इसको एक बार क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद और फिर कोशिश कीजिएगा कि इसमें कुछ नया क्या आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि निबंध में अपने विचार जितने लिखेंगे, अपने विचार, तो उतना ज्यादा अंक मिलेगा, क्योंकि आपका अपना होगा वो, ठीक है? अब आते हैं, एक दूसरा कथानक निबंध है। अभी भी मैंने कहीं यात्रा ही नहीं किया है, क्या करूं? यूपीएससी की तैयारी की यात्रा आपने नहीं की है? ये बताइए। आपने बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ाई की यात्रा नहीं की है? ये बताएं। आप अपने रिश्तेदारों के घर आज तक कभी नहीं गए हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं? तो ये सब यात्रा है, ये क्यों भूल जाते हैं आप? ठीक है? तो यात्रा सबने की है। एक ही स्थिति है जब आप यात्रा नहीं करते हैं। वो स्थिति ये है कि जिस कमरे में आपका जन्म हुआ, आप उसी कमरे में अपना जीवन बिता करके वहीं समाप्त हो जाए, कभी बाहर निकले ही ना। यदि ऐसी स्थिति है, तब आप, मैं मान सकता हूं कि आपने यात्रा नहीं की है। लेकिन यदि आप अपने जन्म के बाद उस कमरे से बाहर निकले जिस कमरे में आपका जन्म हुआ, तो आपने यात्रा की है। नहीं, बंद कमरे में यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि मानिए कि कोई मिला ही नहीं आपसे। आपका जन्म हुआ, आपकी माताजी ने आपको कमरे में छोड़ दिया और वो बाहर आ गई।
आपका जीवन उसी कमरे में बीत गया। ऐसा अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसी के साथ है, जिसने जीवन में किसी व्यक्ति के दर्शन नहीं किए, जिसको कोई मिला नहीं, जिसने कभी किसी से बात नहीं की, तभी है कि वो यात्रा नहीं किया, अन्यथा सभी ने यात्रा की। ठीक है, चलिए दूसरी जो निबंधात्मक कहानी क्या है, एक खुली खिड़की, संभावना और खोज का समावेशन। ये भी निबंध कुछ उसी निबंध की तरह है जो आपने पहले देखा है, क्योंकि यहां भी कहानी किसको लिखनी है, मुझे या आपको लिखनी है। किसके बारे में, अपने या किसी और के बारे में। लेकिन एक खुली खिड़की से किसको संभावनाएं दिखती हैं, मुझे दिखेगी पहला, और उन संभावनाओं को सत्यापित करने के लिए खोज कौन करेगा, मैं करूंगा। तो खुली खिड़की एक माध्यम है, किस चीज का, यहां विंडो का मतलब खिड़की है, खिड़की खिड़की। वही जो बात मैंने की कि आप अभी एक कमरे में आपका जन्म हुआ, उसी कमरे में आप रह गए। अब एक खिड़की खुली है उसी कमरे की, जिससे आपने दुनिया को देखा। तो खिड़की वह माध्यम है जो अंधकार से आपको क्या करती है, प्रकाश में ले जाती है। प्रकाश में जाने का मतलब क्या है, नई नई संभावनाओं का उदय होना। जैसे मैं यदि राजनीति में घुसता हूं, मानिए आज से मैं राजनीति में एंटर करता हूं, पॉलिटिक्स में एंटर करता हूं, तो ये संभावना हो सकती है कि नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं एक दिन। संभावना का सत्य में परिवर्तित होना एक बात है, और संभावना का होना दूसरी बात है। तो संभावना तो रहेगी ना कि हो सकता है कि कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब मुझे क्या करना है, उसी संभावना के रास्ते को खोजना है, ताकि उसके माध्यम से ये दोनों जुड़ करके सत्य हो जाए, सत्य में परिवर्तित हो जाए, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो निबंध में क्या करना है आपको, एक्सट्रीमली सॉरी, निबंध में आपको संभावनाओं और संभावना को के लिए जो खोज है, उस खोज की चर्चा करनी है। यह भी निबंध उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे पहला निबंध आपने लिखा है। क्लियर है। इसमें कुछ हेडिंग्स है, उनको देख लीजिए। परिचय, इसका मैंने कल आपसे जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि पहली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पहली पंक्ति आपको क्या करता है, ये बता देता है कि आपके मन में बात क्या चल रही है। खुली खिड़की का अर्थ किसी रास्ते या लक्ष्य से है क्या, नहीं। खुली खिड़की मात्र वह माध्यम है। जैसे मानिए आप रात में सोते हैं, खिड़की, दीवार, कमरे, पर्दे सब लगे हुए होते हैं, सब कुछ बंद है। अगली सुबह होती है, इसका पता आपको कैसे चलता है, तो खिड़की से हल्की प्रकाश आती है, आप पर्दा हटाते हैं, खिड़की खोलते हैं तो ताजी हवा आती है। तो खिड़की वह माध्यम है जो आपको दुनिया से जोड़ता है जब आप अपने कमरे में होते हैं। क्या इसमें हम एस्पिरेंट के लिए आने वाली संभावना और खोज के लिए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। संभावना कहां से आएगा, योगेश अलार्म बजता है, चलिए उठ गए आप, अब क्या करेंगे, उठ गए, उठ करके क्या नई संभावना को, खिड़की आप नहीं खोलेंगे, दरवाजा कमरे का नहीं खोलेंगे। आप लोग तो बात बात पे इमोशनल हो जाते हो यार, इतना ज्यादा भावुक होना, ठीक है, हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जीना ये सही नहीं होता है।
कल्पनाएं सिर्फ कल्पना है, कल्पनाओं को जिया जाता है सत्य करके, और सत्य करने के लिए संघर्ष करना होता है। ठीक है, तो पहली पंक्ति क्या लिखी है कि एक खुली खिड़की केवल एक भौतिक चित्र नहीं है। भौतिक से क्या तात्पर्य है? फिजिकल, जिसको आप अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, सूंघ सकते हो। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये है ना 5 चीजें। तो आंख से हम किसी चीज को फिजिकली देख सकते हैं। कोई आवाज है जिसको कान से हम फिजिकली उसके आवाज को सुन सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन केवल जिसका अनुभव, जैसे सुगंध का केवल अनुभव कर सकते हैं नाक से, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भौतिक नहीं होगा, नॉन फिजिकल होगा, उसका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो खिड़की केवल एक भौतिक छिद्र नहीं है जो प्रकाश और ताजी हवा को कमरे में प्रवेश करने देती है। तो भौतिक नहीं है तो क्या है ये? यह अन्वेषण अर्थात जांच करने, जिज्ञासा और नए अनुभव के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। खिड़की खुलते से क्या होता है? नई हवा आपको मिलती है, ये तो फिजिकल चीज है, हवा मिल गई आपको, प्रकाश मिल गया इसमें। लेकिन इससे वास्तव में क्या होता है कि आपने खिड़की से जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी पर्यावरण में हो रहा है, तो पर्यावरण में घट रही सभी घटनाएं आपके लिए क्या है? आपको जिज्ञासा प्रदान करती हैं। जिज्ञासा क्या होता है? जानने की इच्छा उत्पन्न करना। जैसे आप छोटे थे, मानिए पहली बार आपने कभी शेर का पिक्चर देखा, तो वो आपको लगा कि नहीं, अरे ऐसा भी कोई जानवर होता है क्या जो इतनी जोर से दहाड़ता है? तो आपको जानने की इच्छा जगी होगी, फिर आपने जानकारी प्राप्त की होगी। तो एक जिज्ञासा का माध्यम देता है, एक रास्ता देता है जिसके माध्यम से आप जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक खुली खिड़की की ओर कदम बढ़ाना अर्थात शाब्दिक और रूपक रूप में, शाब्दिक या फिर शब्दों के या फिर उसके अर्थ के रूप में हमें अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं से मुक्त होने और अज्ञात को गले लगाने की अनुमति देता है। अर्थात जो भी नया है उसको जानने की अनुमति देता है। कौन? खुली खिड़की। अन्वेषण का अर्थ होता है जांच करना। आपने उसका पढ़ा है ना, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। वो जांच करती है किसी घटनाक्रम की। तो उसी तरह आपके सामने जो घटित हो रहा है, आप भी तो उसकी जांच करते हैं कि ये क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अच्छे बुरे को जानना ही तो जांच करना होता है। किसी चीज के सत्य की जांच करते हैं आप कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। तो नई खोज क्या करता है? व्यक्तिगत विकास, आपके दृष्टिकोण का विकास और खोज की सुंदरता को अपनाने की क्षमता, कि जो नया मिला है उसको क्या करते हैं? जैसे है ना कि अकेले ही चले थे गानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अकेले, क्योंकि या आप जब तक घर से नहीं निकलेंगे तो कोई दोस्त बन सकता है क्या आपको? नहीं मिल सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन जब आप एक से दो दोस्त बनेंगे, दो से तीन दोस्त बनेंगे और यही सब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक समूह बन जाएगा। वंस मोर तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैं हास्य कवि सम्मेलन में हूं या फिर जो है सो रिक्ता में अपनी शायरी पढ़ रहा हूं। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। तो ये भी जो पंक्ति है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, जब सब लोग चलते हैं और एक अनजान जगह पर पहुंचते हैं जहां संभावनाओं की असीम मतलब उपलब्धता हो, ठीक है।
तो ये सब क्या करता है, आपको कहानी से जुड़ने का प्रयास करता है। अब कैसे? वैचारिक रूप से आपको नई चीजें मिलती हैं, जो भी देखते हैं उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। जो भी मिलता है वो एक नई संभावना दिखता है कि गाड़ी चल रही है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए कि कार मेरे पास भी हो जाए। अज्ञात में कदम रखने, कि जो अज्ञात क्या है, जो भी नया है वो तो अज्ञात ही है ना, तो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। कहते हैं ना, हर नया सवेरा एक नई संभावना लेकर आता है। मत रोक मुसाफिर खुद को तू, सुनसान अंधेरों में पाकर, उस पार अंधेरों के आगे एक और उजाला बाकी है। वो एक उजाला क्या है? वो एक उजाला एक नई संभावना है। तो आपको किसके लिए कार्य करना है? उस नई संभावना की तलाश के लिए कार्य करना है। ठीक है? तो इस निबंध में भी पिछले निबंध की तरह ही सारी बातें आ जाएगी कि जो कुछ भी नया मिला है उसके बारे में जानना, उसको समझना, उसकी जांच करना, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना, अपने जीवन में आत्मसात करना। और इस प्रकार आप क्या करेंगे? सर ये एस्से की नहीं, हिंदी साहित्य की क्लास लग रही है। तो निबंध हिंदी साहित्य से कहीं बाहर की चीज नहीं है। या फिर अगर अंग्रेजी में आप निबंध लिख रहे होते तो आपको इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लगती है। ठीक है? विस्तार, क्षितिज और व्यापक दृष्टिकोण। क्षितिज क्या होता है? खुला आसमान। तो खुला आसमान मतलब संभावनाओं की क्या है? अपार क्षमता है यहां पर। और उसमें जो जो आप अनुभव करेंगे, प्रत्येक अनुभव आपको क्या देगा? प्रत्येक अनुभव क्या देता है आपको? नया दृष्टिकोण देता है। अर्थात किसी चीज को देखने की नई क्षमता देता है, नया विचार देता है। ठीक है? इंटरव्यू में आपको ऑप्शन होता है, आपको टिक करना होता है कि आप किस भाषा में अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है? उदाहरण साझा करें, किसके? नए विचारों के, नए दृष्टिकोण को। दुनिया को समझने के लिए आपको कैसे क्या क्या उदाहरण मिले। ठीक है? खुली खिड़की कैसे जिज्ञासा जगाती है, उसके बारे में चर्चा करनी है। रचनात्मकता, रचनात्मकता क्या होती है? कि जो अद्वितीय है। जैसे कवि क्या करते हैं? हे प्रभु, अभी इंटरव्यू पे कहाँ पहुंच गए, पहले मेंस तो क्वालिफाई कर लें। इंटरव्यू के लिए अभी जस्ट मैंने बताया पिछले व्यक्ति के सवाल में कि आपका जो भी आप चुनते हैं, जो लैंग्वेज इंटरव्यू देने के लिए, आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है? आप हिंदी चुनेंगे, हिंदी में देंगे, अंग्रेजी चुनेंगे, अंग्रेजी में देंगे। नहीं, आप गुजराती में देना चाहें उसमें भी दे सकते हैं। लेकिन आपको पहले चुनना पड़ता है जब आप इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। ठीक है? अब एक काम कीजिए, आप लोग सभी भाषा को लिख दीजिए एक एक करके। मैं सबका बताऊंगा कि इसमें दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। 22 भाषाएं हमारे संविधान में लिखी गई हैं। उस 22 में से किसी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, प्लस अंग्रेजी में। ठीक है? ठीक है? तो खुली खिड़की रचनात्मकता और नवीनता के उद्भव से के बीच का जो है सो संबंध दर्शाती है। कैसे? रचनात्मकता क्या है? कि जो कुछ भी नया, कविता की रचना होती है। रचना क्यों होती है? कि वो है नहीं, वो नया संदर्भ आप प्रस्तुत करते हैं। जैसे
हरिवंश राय बच्चन ने जीवन की तुलना किससे करके लिखी? मदिरा और मदिरालय से, अगर मधुशाला आपने पढ़ी है तो। उन्होंने क्या लिखा कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। अब सिर्फ इसी लाइन में आ जाइए, केवल इसी पैराग्राफ को आप सोचने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो है सो बुद्धिमत्ता की जांच कर लीजिए आप लोग। किसकी बात हो रही है? मदिरालय जाने की, अर्थात लक्ष्य क्या है? मदिरालय। आपका लक्ष्य क्या है? ये मदिरालय हो गया आईएएस का एग्जाम, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। लक्ष्य हो गया, जीवन से जुड़ गया। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। आपको आईएएस बनना है, अब आप घर से निकल गए, उसको नहीं पता कि कैसे आईएएस बना जाता है, तो वो क्या करेगा? सबसे जानकारी लेगा, ये भी बताएगा, ये भी अलग अलग लोगों से जानकारी लेगा। सब लोग अलग अलग रास्ता बताएंगे, अलग अलग तरीका बताएंगे। हर विषय को पढ़ने का आपके विषय के शिक्षक अलग अलग तरीका बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि निबंध के लिए आपको न्यूज़पेपर को छोड़ करके कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपने जीएस को अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो जीएस को अच्छे से पढ़ लिया तो केवल आप न्यूज़पेपर पढ़ के तरीका समझ लेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो अलग अलग पथ बतलाते सब अलग अलग तरीका बताते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अब सबके तरीके से मधुशाला पहुंचा जा सकता है, किसी में कम कठिनाई होगी, किसी में ज्यादा हो सकती है। तो आपको भटकना नहीं है, आपको करना है कि कोई भी एक रास्ता जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आए, जो सबसे ज्यादा समझ में आए, वो रास्ता पकड़ना है और बिना भटके, बिना फिर सेकंड थॉट लाए हुए उस रास्ते पर चलते जाना है। आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। अब कहाँ ये मधुशाला, मदिरालय, शराब, इसकी बात हो रही है। यहां मैं आईएएस की तैयारी से बात कर रहा हूं। तो क्या है? ये संदर्भ की स्थिति है ना। एक संदर्भ के माध्यम से आपके जीवन को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है? ये रचनात्मकता है, कि किसी को किसी से जोड़ लेना। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक यात्रा जो है आपको रचनात्मक शक्ति देती है, हर चीज के बारे में नए सिरे से सोचने की क्षमता देती है। जैसे 12 मसाला 13 स्वाद, कि 12 जानकारियां तो आपको 12 स्रोतों से मिल गई, लेकिन वो उस 12 को मिला करके अरे महोदय ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो जीवन से जोड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को उन्होंने मधुशाला से जोड़ करके क्या किया? प्रदर्शित कर दिया कि कैसे जीवन में आपका जन्म होने से आपकी मृत्यु तक के प्रत्येक क्रम पे जो आपके लक्ष्य होते हैं, जो क्रियाकलाप आप करते हैं, कैसे उसको जोड़ा जा सकता है किसी दूसरे संदर्भ से, जहां आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है, जैसे क्षमा की शक्ति किसके लिए आवश्यक है? जिसके पास सच में किसी को दंड देने की क्षमता हो। तो क्या है? क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। सब कुछ तो तुम किए, लेकिन या फिर क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, ठीक है,
वो क्या दूसरे को कहेगा कि क्षमा कर दिया तुमको? अर्थात क्षमा करने के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। या फिर रामायण का प्रसंग ले लीजिए कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक और उसके आगराम के सर से। 3 दिवस तक समुद्र को कहते रहे, भैया हमको रास्ता दे दो, हमको जाना जरूरी है। समुद्र अकड़ के बैठा हुआ था, क्या नहीं देंगे। एक बार जब गुस्सा हुए और जैसे ही उन्होंने अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, समुद्र सामने, भैया माफ कीजिए, गलती हो गया हमसे। तो ये जो शक्ति, सामर्थ्य के बिना क्षमा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अलग अलग उदाहरण के माध्यम से कभी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? तो यही चीजें तो जीवन में क्या करती हैं, आपको प्रेरित करती हैं नई रचना करने से, नए चीजों को समझने से, नएपन के साथ अपने जीवन को जोड़ने से। तो रचनात्मकता क्या है? किसी भी बात के संदर्भ में नए सिरे से सोचना, नया दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, इसका एक और उदाहरण ले लीजिए रचनात्मकता का, कि संविधान की जब व्याख्या की जाती है, तो संविधान की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वो कुछ ना कुछ रीजन लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, लेकिन जज बदल गए। तो 1960 में जब बेरुबेरी, बाद आपने पढ़ा होगा, बेरुबेरी यूनियन केस पढ़ा है ना, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अब नहीं है तो कैसे कहा? तो उन्होंने लॉजिक दिया कि चूंकि संविधान की नंबरिंग की गई है 22 भागों की, 1 से लेकर के 22 तक, प्रस्तावना की नंबरिंग नहीं की गई है, इसीलिए ये संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में भी ये हिस्सा नहीं था। ये लॉजिक ले लिया, उस लॉजिक के हिसाब से सही हो गया। लेकिन 13 साल बाद जब केशवानंदा भारती केस में जजमेंट दिया जाना था, तो उसमें क्या कहा गया कि जिस तरह से संविधान के अन्य अनुच्छेद को पारित किया गया है, उसी प्रकार से प्रियम्बल को भी पारित किया गया है। अर्थात प्रस्तावना भी क्या है, संविधान का हिस्सा है। तो ये नया रचनात्मक दृष्टिकोण आया ना, नए तरीके से सोचने की क्षमता आई ना। जो लॉजिक लिया गया, जो तर्क लिया गया, वो नया तर्क था ना, जो पुराने से बिल्कुल क्या था, विपरीत था, अलग था। तो ये क्या है, रचनात्मकता है, नए सिरे से किसी के बारे में, किसी संदर्भ में सोचना। तो खुली खिड़की क्या करती है, आपको नए सिरे से किसी चीज के बारे में सोचने के लिए क्या करती है, जागृत करती है, जिज्ञासु बनाती है। और हमेशा इतिहास वही लोग लिखते हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा सोचते हैं। सेब तो पृथ्वी पर जो है सो हमेशा से गिरता आ रहा होगा। न्यूटन के दिमाग में जो है सो एक जिज्ञासा क्या उठी कि बार बार नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो उसने देखिए कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज निकाला। ठीक है, तो हमेशा दशरथ मांझी, अगर उसने ये सोच लिया होता कि भाई इतना बड़ा पहाड़ है, कैसे काट देंगे, एक जिद चढ़ा, उसने शुरू कर दिया काटना, काटते काटते पहाड़ से रास्ता बना दिया, इतिहास रच दिया। क्योंकि लक्ष्य और हठ दो ही चीज ऐसे हैं जो इंसान को क्या करते हैं, इतिहास रचने के लिए जो है सो एक माध्यम बना देते हैं। ठीक है, ब्यूटी ऑफ डिस्कवरी एंड वंडर, जो कुछ भी आपको मिलता है उसमें जो नया है, नएपन का अनुभव, ठीक है, जो सुंदरता आपने देखी, माझी द माउंटेन मैन मूवी का नाम है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पुराने निबंध के संदर्भ में ही, ये देखिए पूरा डिटेल में आपको ये निबंध भी मैंने आपके लिए, ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, दोनों निबंध लगभग एक ही तरह के हैं।
अब बताइए कि कथानक निबंध में जब कोई कहानी आपको लिखनी होगी, तो आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो कथानक निबंध को समझने में किसी को कोई आपत्ति? कि किसी भी घटनाक्रम का, ठीक है, इसको लास्ट में मैं समराइज कर देता हूं, ठीक है। कथानक निबंध क्या होगा? पहली बात, किसी घटनाक्रम का दूसरा क्या होगा? क्रमागत प्रवाह, अर्थात एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जैसे मानिए कि कथानक में आपसे पूछ दिया जाए कि 1857 की क्रांति पर निबंध लिखिए, तो ये तथ्यात्मक है, फैक्ट है। तो इस पर जब आपको निबंध लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? कहां से शुरुआत करेंगे? शुरुआत होगा 1857 की क्रांति के परिचय से। और फिर पृष्ठभूमि कहां से मिलेगी हमें? धार्मिक रूप से इंटरफेरेंस, राजनीतिक रूप से इंटरफेरेंस, जो आपने कारण पढ़े हैं वो आपकी पूरी पृष्ठभूमि हो जाएगी। फिर क्या क्या घटनाएं घटी उस क्रांति के दौरान, उन घटनाओं का जिक्र करेंगे। उसकी कामयाबी और उसके जो है सो नुकसान, सफलता और असफलता के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या प्रभाव पड़ा 1857 की क्रांति का, उसके बारे में लिखेंगे। अब बताइए, गौरव, यदि कथानक निबंध नहीं पूछा जाता तो मैं चर्चा ही क्यों कर रहा होता? ये बताइए। ये जो 2 घंटे से मैं एक टॉपिक पे बोले जा रहा हूं, उसका क्या औचित्य है? कुछ कारण होता है तभी तो किसी बात, नहीं तो 2 घंटा इस पे देने की क्या जरूरत थी? ठीक है। नहीं, ये हेडिंग नहीं डालना है, ये हेडिंग नहीं डालना है। आप ये सब करते हैं उसमें, एक घटना क्रमिक प्रवाह की कथानक निबंध में किसी घटना के बारे में लिखते हैं, तो कोई घटना होनी चाहिए या कोई व्यक्ति की कहानी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जन्म भी तो एक घटना ही है। घटना, कोई भी इवेंट जो घटता है, अर्थात जो होता है, तो किसी व्यक्ति के बारे में लिखें। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बारे में निबंध पूछा जा सकता है। ठीक है। पलास हाँ, 1857 में पलासी के युद्ध से आप को भी बैकग्राउंड में लिख सकते हैं, पृष्ठभूमि में। तो एक क्रमिक प्रवाह, एक घटना के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, इससे क्रम बना रहेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या होगा कि इसका हमेशा जो है प्रवाह और प्रभाव, प्रभाव को भी जरूर लिखना है। प्रभाव किस पर हो सकता है? समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, नैतिक जीवन पर। ठीक है, प्रभाव से ही आप समाप्त करेंगे। अंजलि, यहां से क्लास ठीक चल रही है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए मैं भी रिफ्रेश कर देता हूं। चलिए, अब दिख रहा है। हम पता कैसे लगाएंगे कि निबंध कथानक है? तो जब कभी भी किसी घटना की जानकारी होगी, घटना, किसी व्यक्ति के जीवन की बात होगी, तो आपका निबंध कथानक है।
या फिर जैसे मानिए कि भारत में शिक्षा का विकास, भारत में प्रौद्योगिकी का विकास। तो जो विकास की बात है वो क्या होगा, एक के बाद दूसरा होगा तभी विकास कहलाता है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे ये कथानक होंगे, जिसमें किसी कंटिन्यूटी के इवेंट की बात की गई होगी, जहां कोई घटना एक के बाद दूसरी घटित हुई होगी, जिसका परिणाम ऐसा आया या जिसका परिणाम वर्तमान स्थिति है, तभी आप कहेंगे कि ये कथानक निबंध है। ठीक है, हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। सबके प्रश्न का आंसर, अब आपके प्रश्न, ऐसा क्या प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं मिला, एक बार प्रश्न लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि जहां तक संभव होता है जो भी प्रासंगिक प्रश्न होते हैं उन सब का उत्तर मैंने दिया है। अब ऐसे एक एक स्टेटमेंट आप सब चीज के बारे में पूछेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण की क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ संपूर्ण विश्व में, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये कथानक निबंध है कि औद्योगिक क्रांति का विकास या फिर भारत में उद्योग का विकास। तो उसकी शुरुआत आप कहां से करेंगे, औद्योगिक क्रांति से आप पृष्ठभूमि लेंगे कि नहीं लेंगे। उसके बाद भारत की जो स्थिति है वहां से आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इवेंट, अब सारा इवेंट मत लिखिए जीवन का, कोई भी इवेंट अगर है तो वो कथानक निबंध है। उसके बारे में आप क्या करेंगे, आगे शुरुआत से लेकर के वर्तमान स्थिति तक की चर्चा करते हैं। ये कथानक निबंध है। क्लियर है। निबंध में करंट अफेयर को भी जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, बताइए क्या दुश्मनी है आपको उससे। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्यों कहा, कि एक तो आपको करंट की जानकारी होगी, दूसरी भाषा की जानकारी होगी। तो करंट यदि किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जैसे मानिए कि 1857 के विद्रोह की हम बात कर रहे हैं, और मान लीजिए कि ये साल हमारा 2057 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कर रहे होते, दूसरी शताब्दी दिवस मना रहे होते 2057 में होता, हम जरूर चर्चा करते।